नमस्कार। आज हम बिहार की भूगोल की परतों को खोलने जा रहे हैं। बिहार की ज़मीन की कहानी सुनेंगे। ये कहानी चट्टानों से शुरू होती है, नदियों के साथ बहती है और खेतों की मिट्टी में जाकर ख़त्म होती है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार का परिदृश्य जैसा है वैसा क्यों है और ये वहाँ के जीवन को कैसे आकार देता है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। बिहार भारत के नक्शे पर कहाँ है? स्रोत कहते हैं कि ये एक भू आबद्ध यानी लैंडलॉक्ड राज्य है, भारत के पूर्वी हिस्से में। उत्तर में नेपाल और चारों तरफ उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये तो हुई किताबी बात, लेकिन इस लोकेशन का असल मतलब क्या है? इसका असल मतलब छिपा है संक्रमण या ट्रांजिशन शब्द में। बिहार एक तरह से दो दुनियाओं के बीच में है। इसके पूर्व में है पश्चिम बंगाल, जहां बहुत नमी और बारिश होती है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, जो तुलना में थोड़ा शुष्क है। अच्छा। बिहार इन दोनों के बीच का एक पुल है, इसलिए यहाँ का मौसम बहुत संतुलित है। ना बहुत ज्यादा नमी, ना बहुत ज्यादा सूखापन। तकनीकी भाषा में इसे उपोष्णकटिबंधीय कहते हैं, और ये खेती के लिए एक बेहतरीन माहौल बनाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक भौगोलिक स्थिति नहीं है, बल्कि एक तरह की जलवायु संबंधी पहचान है। अब जरा जमीन के नीचे झांकते हैं। स्रोतों में भूवैज्ञानिक संरचना की बात हुई है, और एक चीज जो साफ नजर आती है वो है उम्र का बहुत बड़ा फासला। कहीं जमीन बहुत पुरानी है तो कहीं बिल्कुल नहीं। इसे आप बिहार की जमीन के एक 4 परतों वाले केक की तरह समझिए। सबसे नीचे की सबसे पुरानी और सबसे मजबूत परत है धारवाड़ चट्टानों की। ये दक्षिणी बिहार में मिलती हैं, गया, जमुई, औरंगाबाद जैसे इलाकों में। ये वो फाउंडेशनल परत है जिसमें अभ्रक यानी माइका जैसे कीमती खनिज छिपे हैं। एक मिनट, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बिहार का जो भी थोड़ा बहुत खनन उद्योग है उसकी नींव यही धारवाड़ चट्टानें हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इन्हीं चट्टानों की वजह से उन जिलों में खनिज मिलते हैं। अब केक की दूसरी परत पर आते हैं, जो है विंध्यन चट्टानें। ये धारवाड़ जितनी पुरानी तो नहीं, पर हैं बहुत काम की। ये दक्षिण पश्चिम में यानी रोहतास और कैमूर के पठारों में मिलती हैं। और इनमें क्या खास है? इनमें मिलता है चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, और जहां चूना पत्थर है वहां सीमेंट उद्योग होगा ही। यही वजह है कि बिहार का रोहतास जिला सीमेंट उद्योग का एक बड़ा केंद्र बन पाया। वो सारी फैक्ट्रियां इन्हीं विंध्यन चट्टानों पर निर्भर हैं। कमाल है। मतलब जमीन के नीचे की चट्टानें ये तय कर रही हैं कि जमीन के ऊपर कौन सी फैक्ट्री लगेगी। अब केक की तीसरी परत कौन सी है? तीसरी परत के लिए हमें समय में एक बहुत बड़ी छलांग लगानी पड़ती है। ये हैं टर्शियरी चट्टानें, जो तब बनी जब हिमालय पहाड़ बन रहा था। ये बहुत नहीं है, और बिहार के सिर्फ एक छोटे से हिस्से उत्तर पश्चिम में पश्चिम चंपारण की शिवालिक पहाड़ियों में मिलती हैं। और केक के सबसे ऊपर जो ताज़ी क्रीमिंग है वो है चौथी परत, चतुर्धातुक प्रणाली। चतुर्धातुक, ये तो सुनने में बहुत भारी भरकम शब्द है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है नदियों द्वारा बिछाई गई ताज़ी उपजाऊ मिट्टी। ये बिहार का विशाल गंगा का मैदान है, जो पिछले 10 लाख सालों में हिमालय और पठार से आने वाली नदियों ने अपनी लाई हुई गाद से बनाया है। यही बिहार का दिल है, इसकी जान है, और इसकी लगभग 96% जमीन यही है। तो ये चार परत मिलके जमीन के ऊपर तीन अलग अलग तरह के इलाके बनाती हैं। एक तरह से तीन अलग अलग बिहार। एकदम सही। पहला, उत्तर पश्चिम का कोना यानी पश्चिम चंपारण का शिवालिक क्षेत्र। ये हिमालय का निचला हिस्सा है, जहां घने जंगल हैं, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी यही है। दूसरा है विशाल गंगा का मैदान, जिसके बारे में हमने अभी बात की। और तीसरा है दक्षिणी पठारी क्षेत्र, जो कैमूर से बांका तक फैला है। ये छोटा नागपुर पठार का ही एक हिस्सा है, जो कठोर और पुरानी चट्टानों से बना है। और इन तीनों में सबसे ज्यादा दबदबा तो गंगा के मैदान का ही है। स्रोत बताते हैं कि गंगा नदी इसे लगभग बीच से चीरती हुई निकलती है, उत्तरी और दक्षिणी बिहार में। क्या इन दोनों मैदानों में भी कोई फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। उत्तरी मैदान हिमालय से आने वाली नदियों घाघरा, गंडक, कोसी से बना है। ये नदियां अपने साथ बहुत ज्यादा पानी और गाद लाती हैं, इसलिए ये इलाका ज्यादा उपजाऊ है। लेकिन यहाँ बाढ़ भी ज्यादा आती है। अच्छा। दक्षिणी मैदान संकरा है, और यहाँ की नदियां पठार से निकलती हैं, जैसे सोन और पुनपुन। उनमें पानी और गाद दोनों कम होते हैं, इसलिए ये इलाका तुलना में कम उपजाऊ और सूखा है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो इस भूगोल को सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है, मिट्टी। हमारे पास भागलपुर की दियारा भूमि की मिट्टी पर एक बहुत ही विस्तृत शोध पत्र है।
इसमें एक शब्द बार बार आता है, दियारा। इसका क्या मतलब है? दियारा भूमि का मतलब है नदी की अपनी जमीन। ये वो इलाका है जिसे नदी हर साल बनाती और मिटाती है। जब नदी में बाढ़ आती है तो वो अपने किनारों पर नई मिट्टी की परत बिछा देती है। जब बाढ़ उतरती है तो वो जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है। ये एक जीवित, सांस लेती हुई जमीन है जो कभी एक जैसी नहीं रहती। तो ये एक तरह से नदी का दिया हुआ तोहफा है। लेकिन शोध पत्र में कुछ चुनौतियों का भी जिक्र है, जैसे कि ये जमीन साल में 3-4 महीने पानी में डूबी रहती है और इसकी मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता कम होती है। हाँ, क्योंकि ये मिट्टी नहीं है, इसमें रेत और गाद ज्यादा होती है। नदी के एकदम किनारे वाली जमीन ज्यादा रेतीली होगी और जैसे जैसे आप नदी से दूर जाएंगे, मिट्टी में चिकनी मिट्टी का हिस्सा बढ़ता जाएगा और वो भारी होती जाएगी। ये एक प्राकृतिक पैटर्न है। इसीलिए दियारा में ज्यादातर रबी की फसलें जैसे गेहूं, मक्का और दालें उगाई जाती हैं, जो बाढ़ उतरने के बाद बोई जाती हैं। इस शोध पत्र में कुछ बहुत ही स्थानीय नाम दिए गए हैं, जैसे परसंधीह मैरवा या मोतीचक मिल्की सरवासा। इन्हें मृदा संघ कहा गया है। ये क्या चीज है? मृदा संघ को आप एक मिट्टी का मोहल्ला समझ सकते हैं। जैसे एक मोहल्ले में अलग अलग तरह के घर एक खास पैटर्न में होते हैं, कहीं 2 मंजिला, कहीं 1 मंजिला, वैसे ही एक मृदा संघ में अलग अलग तरह की मिट्टियां, मतलब रेतीली, चिकनी, दोमट, एक खास दोहराए जाने वाले पैटर्न में एक साथ पाई जाती हैं। वाह, मतलब वो रिसर्च पेपर इतना सटीक है कि बुधूचक पंचायत का कोई किसान उसे पढ़कर ये तय कर सकता है कि उसे अपने खेत के किस कोने में मक्का लगाना चाहिए और किस कोने में चना। बिल्कुल, यही इस शोध का मकसद है। उदाहरण के लिए इसमें बताया गया है कि मोतीचक मिल्की सरवासा संघ बहुत ज्यादा उपजाऊ है और गेहूं और मक्के के लिए बेहतरीन है। ये सिर्फ अकादमिक जानकारी नहीं है, ये सीधे तौर पर किसान के फैसलों से जुड़ी हुई है। ये जमीन की कुंडली पढ़ने जैसा है। ये सब कुछ घूम फिर के नदियों पर आ जाता है। नदियां ही मिट्टी ला रही हैं, मैदान बना रही हैं। लेकिन बिहार के संदर्भ में जब भी नदियों की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, कोसी, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। ये रिश्ता इतना जटिल क्यों है? क्योंकि बिहार की नदियां जीवन रेखा भी हैं और अभिशाप भी। ये एक द्वंद्व है। आर्थिक रूप से बिहार में आने वाली बाढ़ को एक प्राकृतिक और फायदेमंद प्रक्रिया माना जाता था। 1 मिनट, फायदेमंद बाढ़? ये सुनने में थोड़ा अजीब है। आज के जमाने में तो कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा। बाढ़ फायदेमंद कैसे हो सकती है? यह इस पूरे भूगोल का सबसे बड़ा विरोधाभास है। पहले जब बाढ़ आती थी तो नदी का पानी दूर दूर तक फैलता था और अपने साथ लाई उपजाऊ गाद की एक पतली परत खेतों में बिछा देता था। ये एक तरह की प्राकृतिक खाद थी जो जमीन को हर साल नई जान देती थी। पानी कुछ हफ्तों में उतर जाता था और किसान लहलहाती रबी की फसल के लिए तैयार हो जाते थे। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? आज बाढ़ इतनी विनाशकारी क्यों हो गई है? गड़बड़ तब हुई जब हमने नदियों को बांधने की कोशिश की। हमने बाढ़ रोकने के लिए नदियों के दोनों किनारों पर ऊंचे ऊंचे तटबंध यानी बांध बना दिए। हमें लगा कि हम नदी को काबू कर लेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। कैसे? देखिए, नदी जो गाद लाती है अब वो तटबंधों के कारण खेतों तक फैल नहीं पाती, तो वो सारी गाद नदी के तल में ही जमा होने लगती है। साल दर साल ऐसा होने से नदी का तल आसपास के मैदानों से भी ऊंचा हो गया है। अब बिहार में नदियां जमीन पर नहीं बल्कि जमीन से ऊपर 2 दीवारों के बीच बहती हैं। हे भगवान! इसका मतलब अगर तटबंध टूटा तो पानी नीचे की तरफ बहेगा, और वो भी जबरदस्त रफ्तार से। बिल्कुल, और यही हो रहा है। अब जब बाढ़ आती है तो वो उपजाऊ गाद नहीं बल्कि विनाशकारी रेत लेकर आती है जो खेतों को बंजर कर देती है। और अगर तटबंध टूट गया, जैसा 2008 में कोसी के साथ हुआ था, तो नदी अपना पूरा रास्ता ही बदल लेती है, लाखों लोगों को बेघर करते हुए। इस तरह जो बाढ़ कभी वरदान थी, वो हमारे ही हस्तक्षेप के कारण एक भयानक अभिशाप बन गई है। कोसी को बिहार का शोक ऐसे ही नहीं कहते। स्रोत बताते हैं कि ये नदी अपना रास्ता बदलने के लिए इतनी कुख्यात है कि आप कह सकते हैं कि इसका कोई परमानेंट एड्रेस ही नहीं है। आज यहाँ है तो कल 10 किलोमीटर दूर हो सकती है। सही कहा। और ये सिर्फ कोसी की कहानी नहीं है। उत्तरी बिहार की लगभग सभी नदियां इसी समस्या से जूझ रही हैं। इस भूगोल का आखिरी हिस्सा है वनस्पति और जंगल। स्रोत बताते हैं कि यहाँ की जलवायु आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय है। इसका जंगलों पर क्या असर पड़ता है? इसका सीधा असर पड़ता है।
जहां ज्यादा बारिश होती है, जैसे पश्चिम चंपारण के शिवालिक क्षेत्र में, वहां नम पर्णपाती वन मिलते हैं, यानी ऐसे जंगल जहां साल जैसे ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं और जंगल हमेशा हरा भरा लगता है। और जहाँ कम बारिश होती है, जैसे कैमूर के पठारी इलाकों में, वहां शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं। यहाँ के पेड़ जैसे नीम और पीपल पानी बचाने के लिए गर्मी के मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये प्रकृति का अपना तरीका है सूखे का सामना करने का। एक स्रोत में ये आंकड़ा दिया गया है कि बिहार में वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 7.74% है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। तो क्या ये जंगल बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले ही ये क्षेत्रफल में कम हो, लेकिन इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। ये जंगल जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं, ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, और सबसे जरूरी बात, ये आदिवासी समुदायों की आजीविका का आधार हैं। उन्हें इन जंगलों से लाख, तेंदुपत्ता और कई तरह की जड़ी बूटियां मिलती हैं, तो इनका हर एक पेड़ कीमती है। तो इस सब को समेटते हैं, हमने एक ऐसी भूमि की तस्वीर देखी है जिसे शक्तिशाली नदियों ने गढ़ा है। इसकी नींव में अरबों साल पुरानी चट्टानें हैं, लेकिन इसकी सतह पर हर साल नई मिट्टी की परत चढ़ती है। ये एक ऐसा परिदृश्य है जो एक हाथ से देता है उपजाऊ मैदान, भरपूर फसल, तो दूसरे हाथ से छीन भी लेता है विनाशकारी बाढ़। और इस पूरी कहानी के केंद्र में इंसान और नदी का रिश्ता है। स्रोतों ने यह साफ कर दिया है कि कैसे प्राकृतिक फायदेमंद बाढ़ अब मानव निर्मित विनाशकारी बाढ़ में तब्दील हो गई है। ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन का असर बढ़ेगा और पानी जैसे संसाधनों पर दबाव और ज्यादा होगा, बिहार के लोगों और वहां की शक्तिशाली नदियों के बीच के इस टूटे हुए रिश्ते को कैसे सुधारा जा सकता है? क्या कोई अच्छा तरीका है जिससे नदियों को उनका स्वाभाविक रास्ता भी मिले और इंसान भी सुरक्षित रहे, ताकि कृषि की समृद्धि और आपदा से सुरक्षा दोनों एक साथ हासिल की जा सके?